दोस्तों, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उनके नए नए सॉल्यूशन भी सामने आते हैं। समय रहते हमें भी उन सॉल्यूशंस को समझना चाहिए। आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शन, टाइम को मैनेज न कर पाना और प्रोडक्टिव न हो पाना। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो नई थ्योरी, जो नया कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वह है मन मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट। आज की बुक समरी है माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स, जिसे लिखा है डेविड केडवी ने। डेविड केडवी एक लेखक और पॉडकास्टर हैं जो लोगों को अपने क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। डेविड द पोस्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी आ चुके हैं। अब बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स आपको बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। वे आपसे कहते हैं यह करो या वह करो, लेकिन सच्चाई यह है कि चीजों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई खास लेना देना नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को कैसे मैनेज करते हैं। यह समरी आपको मन मैनेजमेंट को अपनाने के लिए कुछ सिंपल और पावरफुल तकनीकें सिखाएगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। डेविड बताते हैं कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो रोज लोग पैसा कमाने की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इसीलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता। इतना ही नहीं, आजकल लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे हैं, जैसे कि लंच करते हुए ईमेल का जवाब देना। क्या ये वही फुल कलर कल्चर है जिसका हिस्सा बनकर सब खुद पर गर्व महसूस करते हैं? हमेशा थक हार कर रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना, क्या यह आम बात हो गई है? यह समरी यह साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप यह देखेंगे कि मन मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप ये भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, मन मैनेजमेंट अपने गोल्स पाने का बेहतर तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। डेविड कार्डेवी खुद को एक लेखक नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर हुई जिसे कोई भी बेवकूफ मना नहीं कर सकता था। इसलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया कि वे वह किताब लिख सकें। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर और अन्य प्लान्स कैंसिल कर दिए और उनकी जगह राइटिंग सेशंस को रखा। यहाँ तक कि उन्होंने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया और ग्रोसरी व खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने बुक लिखने पर फोकस करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। एक लेखक के दिमाग में शब्दों का जैसे पिटारा होता है, वे शब्दों से खेलते हैं, लेकिन डेविड के लिए यह सब कुछ नेचुरल नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे और न जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कितने घंटे यूं ही निकल जाते। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25% काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो डील कैंसिल हो सकती थी। वह अपने परिवार और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। थोड़े बड़बड़ाहट और हताशा में उन्होंने एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। वह जानते थे कि शायद वहां भी कुछ न लिख पाए। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें पछतावा हुआ? बिल्कुल, लेकिन डेविड ने सोचा शायद जगह बदलने से मदद मिल जाए। जब उन्होंने रिट्रीट के लिए हाँ कहा तो पछतावा हुआ। फिर वे घर से बाहर निकल गए और अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करना चाहा। तभी उनकी मुलाकात डिएगो से हुई, जो सड़क के उस पार थे। डिएगो ने डेविड को ऐसे बुलाया जैसे मानो वे दोनों पुराने दोस्त हों। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए स्पेनिश में बात शुरू की। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डेंगू की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि देखो, ऐसे ही कुछ बात करना चाहता था। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चलीं, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी कुछ महसूस हुआ। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठकर अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि ऐसा क्या हुआ था जिससे वह लेखन में कामयाब रहे थे। वजह यह नहीं थी कि उन्होंने लिखने के लिए समय निकाल लिया था। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा है। उन्हें टाइम की नहीं, बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत थी।
ऐसे ही डेविड इसे मन मैनेजमेंट कहते हैं। मन मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रायोरिटी देना, लेकिन यह आपका वक्त भी जाया कर सकता है। क्या आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर डिमोटिवेट महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। फिर भी मन मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मन मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूं? ज्यादातर समय इस सवाल की वजह से आप टाल मटोल करने लगते हैं, क्योंकि आपके पास फोकस और मोटिवेशन नहीं होता। दूसरी तरफ मन मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं, पर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका मेंटल स्टेट और वह काम दोनों एक दूसरे के साथ मैच करें। इससे एनर्जी और वक्त जैसे रिसोर्स बर्बाद नहीं होते। नेक्स्ट चैप्टर, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। क्रिएटिव होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से आपके अंदर आ जाती है। यह कोई ग्रोसरी नहीं है जिसे आप खरीद कर ला सकते हैं। क्रिएटिविटी की प्रक्रिया में वक्त लगता है। कोई कहानी सुनने, गाना लिखने या फिर एक पेंटिंग बनाने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड सही होना बहुत जरूरी है। डेविड क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए दो तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, दो कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग, दो कन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स यानी विचार बिखरे हुए होते हैं। इसमें आपका ध्यान कई चीजों पर होता है। जब आप इन अलग अलग थॉट्स को जोड़ देते हैं तो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। लेखक का ही एक उदाहरण लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के कई तरीके हैं। पहले आप तय करते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। क्या आप इसे फॉर्मल तौर पर कहना चाहते हैं, या फिर ऐसे जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हो? क्या आप इसे बिना नाम के कहना चाहते हैं, या फिर सबको ये बता देना चाहते हैं कि इसे आपने लिखा है? यह सब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आप इन सारे विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप अपनी राइटिंग की टोन को एक दोस्त की तरह रखना चाहते हैं। आप इसे नाम नहीं देना चाहते क्योंकि आप अपनी पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहते। इसलिए अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग की जरूरत होती है। अपने फाइनल प्रोडक्ट को ब्रिलियंट बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन इंसाइट्स की जरूरत होती है। पर आप इन इंसाइट्स को कैसे ढूंढेंगे? अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर। आपका क्रिएटिव स्पॉट और उस जगह के बारे में बताता है जिसमें आप अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव काम कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे आप किसी डाइट बुक की मदद से कर सकें। इसमें कोई लॉजिक या मैथमेटिकल फॉर्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक अनोखा थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इंसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स के मुताबिक इंसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में बदलाव को कहते हैं। इसे यूरेका मोमेंट भी कहा जाता है, जब कुछ मिलने से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया आया है? उसे ही यूरेका मोमेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप दोबारा कुछ पेंट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या पेंट करें। अचानक आपको अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को पेंट करने का ख्याल आता है। बस वही यूरेका मोमेंट है। अपने क्रिएटिव स्पॉट को उस वक्त के दौरान ढूंढना आसान हो सकता है जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। याद रखिए, यह मन मैनेजमेंट के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के नहीं। आपकी एनर्जी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। जैसे जॉब पर आपकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है। सोशलाइज करना, पेंटिंग करना या नॉवेल लिखना, ये सभी चीजें भी आपकी बहुत एनर्जी लेती है। इसलिए दिन का वह सही वक्त पहचानिए जब आपके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। आपको अपने सिस्टम यानी स्लीप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। यह सिस्टम आपको दिन में जगे रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए। जितना ज्यादा आप जागे रहेंगे उतना ज्यादा अलर्ट रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक स्लीप डेप्थ सिस्टम भी है जो आपको अलर्ट रहने से रोकता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपने एक रात अच्छे से नहीं सोया तो आपका स्लीप डेप्थ बढ़ जाएगा और आपकी एनर्जी घट जाएगी। इन दोनों सिस्टम की रेखाएं दोपहर के करीब 2:30 बजे आपस में मिलती हैं। इसीलिए आप इस वक्त थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझना आपको अपने काम पर बेहतर फोकस करने में मदद कर सकता है। बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। जैसे बेस्ट वायलिन प्लेयर अपने दिन की शुरुआत 2-4 घंटे मन लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मशहूर लेखक वर्जीनिया वुल्फ, साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ऐसा ही करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वह समय होता है जब हम पूरी तरह से जागे हुए और सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं।
अपने क्रिएटिव स्पॉट को हासिल करने के लिए डेविड ने एक और तरीका बताया, जिसे वह फर्स्ट आवर रूल कहते हैं। यह नियम उन्हें अपने काम को पूरा करने में अनुशासित रहने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसे फर्स्ट आवर रूल कहा जाता है। और यह कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग सकता है, क्या यह सच में मुमकिन है? तो जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से उसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावटों को भी रोकता है। इस इम्पोर्टेंट लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप असल में राइटिंग और पेंटिंग नहीं कर रहे होते, तब भी आप राइटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ राइटिंग और पेंटिंग के बारे में नहीं है। ऐसा सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रैहम वॉलस कहते हैं, जो क्रिएटिविटी के 4 स्टेज बताते हैं। पहला स्टेज प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन से कैरेक्टर होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग चलाने वाला स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी बुक पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त हुआ जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस को खोलकर देखा करते थे। डेविड के चारों ओर बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था, जिस पर वह बहुत से पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की थी, वह समय की बर्बादी नहीं थी। यह उन्हें क्रिएटिविटी की अगले स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा स्टेज इंक्यूबेशन। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतना एक्टिव होकर काम नहीं करते। आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं, या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। ऐसे काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता। ऐसा करने से आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। ऐसा होने से आपको अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढने और तीसरे स्टेज पर जाने में मुश्किल होगी। तीसरा स्टेज इल्यूमिनेशन। यह यूरिका या आहा मूवमेंट है। तीसरे स्टेज को पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अचानक से होने वाला और अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसा कि बताया गया है, अगर आप जरूरी तैयारी नहीं करेंगे तो आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। आपको पहले स्टेज पर बहुत सा वक्त देना होगा। आइए जानते हैं कि पहली स्टेज आपको तीसरे स्टेज तक कैसे पहुंचाती है। इसके लिए हम पॉल मैकार्टनी के गाने यस्टरडे का उदाहरण लेते हैं। पॉल को यह गाना एक सपने में सुनाई दिया था। जब उनकी आंखें खुलीं तो वह आधी नींद में उठकर अपने पियानो पर उस धुन को बजाने लगे, और इस तरह इतिहास के सबसे महान गानों में से एक गाना बना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। यस्टरडे लिखने से पहले भी पॉल कुछ गाने लिख और बना रहे थे। वह सालों से म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे, और इसलिए वह ऐसा गाना लिख पाए। उनका काम वही नहीं रुका था। चौथा स्टेज वेरिफिकेशन। यह तब होता है जब आप इल्यूमिनेशन की स्टेज में आए यूरेका मोमेंट के बारे में सोचते हैं। इसमें आप यह पक्का करते हैं कि आपका जो आइडिया था वह फूल प्रूफ और ब्रिलियंट है। आप यह डबल चेक करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। पॉल को विश्वास नहीं था कि उनका बनाया हुआ गाना ओरिजिनल है। उन्हें लगा कि हो सकता है यह किसी और की धुन हो जो उन्होंने पहले सुनी हो। ऐसे वक्त में एआई या कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जो यह बता सके कि कोई धुन ओरिजिनल है या नहीं। इसलिए पॉल ने 1.5 साल इसी बात को पक्का करने में लगा दिया कि वह धुन उनके खुद की है। इस दौरान उन्होंने अपने गाने के लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को सुधारने पर काफी काम किया। अगर आप क्रिएटिविटी के हर स्टेज में अपना वक्त नहीं लगाएंगे तो आप कभी कोई मास्टरपीस नहीं बना सकते। आपको इस पूरे प्रोसेस के हर स्टेज से होकर गुजरना होगा। नेक्स्ट चैप्टर मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिव। डेविड का कोई सख्त रूल नहीं था, लेकिन उसके पास करने के लिए ऐसे काम और जाने के लिए ऐसी जगहें थीं जो उसे लिखने के सही मूड में लाने में मदद करती थीं। अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने के लिए वह जॉन हैनकॉक सेंटर के 19वें फ्लोर पर जाता था। यह थॉट शुरुआत में बिखरे हुए से रहते हैं, लेकिन उन्हें लिखने के बाद डेविड को बहुत सी दूसरी चीजें भी दिखने लगती थीं जो उसे लगता था कि अपनी बुक में शामिल करनी चाहिए। जॉन हैनकॉक सेंटर डेविड को उसके थॉट्स को अरेंज करने में मदद करता था। अब सेंट टॉफी नाम की एक कॉफी प्लेस थी जो डेविड को बहुत पसंद थी। वहां का माहौल बहुत मन को भाने वाला था।
वहां की कम रोशनी, बालकनी का खूबसूरत नजारा और कॉफी बीन्स की सुगंध उस जगह को राइटिंग के लिए एक आइडियल जगह बनाते थे। डेविड की तरह आप भी अपने मेंटल स्टेट के मुताबिक अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। आपका मेंटल स्टेट इन 7 मेंटल स्टेट्स में से एक हो सकता है। 1. प्रायोरिटी मेंटल स्टेट। यह तब होता है जब आप एक प्लान बनाते हैं, आप यह फैसला लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है और आप उसे कैसे हासिल करेंगे। इसमें आप यह भी डिसाइड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। यही तो डेविड जॉन हैनकॉक सेंटर में करते थे। 2. एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। यह रिसर्च करने के बारे में नहीं है। इसमें स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाबों को देने की जरूरत नहीं होती। एक्सप्लोर मेंटल स्टेट में आप अपनी क्यूरियोसिटी को खुला छोड़ते हैं और उसके लिए गिल्टी फील नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पेंट करने का सोच रहे हैं। आपको क्या पेंट करना है, आप इस बात पर रिसर्च करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप पेंटिंग की हिस्ट्री पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डालते हैं। आप अपनी क्यूरियोसिटी को फ्री छोड़ देते हैं, यानी आजाद कर देते हैं। 3. रिसर्च मेंटल स्टेट। यह ऐसी स्टेट है जहां आप स्पेसिफिक सवाल और स्पेसिफिक फैक्ट्स ढूंढते हैं। डेविड ज्यादातर वक्त इसी स्टेट में रहते हैं। वह रिसर्च करते हैं कि एक चैप्टर को कैसे बनाया जाए या फिर कैसे वेरीफाई किया जाए कि अपने बुक में जो फैक्ट्स वह लिखने वाले हैं वे सही हैं या नहीं। 4. जनरेट मेंटल स्टेट। यह वह स्टेट है जहां आप एक्चुअली में काम करते हैं। आप पहले दिए गए मेंटल स्टेट्स में इकट्ठे किए गए आइडियाज को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। 5. पॉलिश मेंटल स्टेट। यह स्टेज उस काम को एडिट करने और तराशने का है जो आपने पिछली स्टेट में बनाया था। जैसे आप ये ध्यान देते हैं कि आपका सेंटेंस का कोई मतलब हो। पेंटिंग में आप ये चेक करते हैं कि कैनवास पर ऐसी कोई जगह न छूट गई हो जहां आपने पेंट नहीं किया, या कोई ऐसा कलर तो नहीं है जिसे और ज्यादा डीप या हल्का करने की जरूरत है। 6. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, जैसे अपने बिल सुधारना और अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना। ये मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने लाइफ के दूसरे एरिया पर भी ध्यान देना होता है। 7. रिचार्ज मेंटल स्टेट। इसमें आपको खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एक दिन की छुट्टी लीजिए या वेकेशन पर जाइए। जब डेविड अपने बुक को लेकर स्ट्रेस लेते हैं तो वह मसाज लेने चले जाते हैं। कभी फनी वीडियो या मूवी देखना भी इसमें मदद कर सकता है। खुद को शांत करने और अपने मन को रिलैक्स करने के तरीके ढूंढिए। क्रिएटिव साइकिल्स। डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था। रात को 12 से सुबह 4 बजे तक वह सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते थे। सुबह 4 बजे वह लाइट ऑफ कर देते, अपना कंप्यूटर बंद करते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफी शॉप चले जाते। वह वहां तब तक काम करते जब तक कि उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता था। इसी को डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते हैं। यह एक ऐसा रैपिडली रिपीटिंग साइकिल है जिसमें आप अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आराम करने का वक्त भी पाते हैं। क्रिएटिव साइकिल में क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर, एनक्लेवेट, एलिमिनेट और वेरीफाई करते हैं। यह टाइम पर बेस्ट नहीं होता, यह मूड और यहाँ तक कि सीजन पर भी डिपेंड कर सकता है। एक सैंपल देखें। बेथ क्रिएटिविटी की पहली स्टेज प्रिपरेशन को रात में करना पसंद करती है। रात की शांति उन्हें फोकस करने में मदद करती है, इसलिए वह अपने गाने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन ढूंढ पाती है। चलिए जानते हैं। धोनी से वह क्रिएटिविटी के दूसरे स्टेज में चली जाती है, जो है इंक्यूबेशन। जब वह सोते हैं तो वह अपने क्रिएटिव काम पर ध्यान नहीं देती। इससे सुबह वह बेहद आराम और इंस्पायर्ड महसूस करती हैं। वह क्रिएटिविटी के तीसरे स्टेज में पहुंचती है, जो है इल्यूमिनेशन। जब वह अपना ब्रेकफास्ट खा रही होती हैं तो उन्हें एक मोमेंट मिलता है। उन्हें अपने गाने के सही अल्फाज मिल जाते हैं और वह तुरंत उन्हें पास रखे टिश्यू पेपर पर लिख लेती है। पूरे दोपहर वह अपने गाने को सुधारने में लगा देती है। वहीं कुछ अल्फाजों को बेहतर अल्फाजों से बदल देती है और उसे ढंग से सजाने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट चुनती है। अपने मन को मैनेज करने के बहुत से ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ वो ढूंढने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिव सिस्टम। एक बार डेविड बड़ी मुश्किल में थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू करना था। डॉक्टर रॉक डेविड के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने योर ब्रेन एट वर्क नाम की एक बुक लिखी थी, जिसकी मदद से डेविड ये समझ पाए थे कि क्रिएटिव वर्क में मन कैसे काम करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडल मानते थे, लेकिन जिस दिन डेविड को डॉक्टर रॉक से बात करनी थी, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, जो अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पर लिया था, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
पूरे दिन शोर ही शोर। एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए इससे खराब हालत नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, डेविड हाल ही में अपनी बुक लिखने के लिए पनामा सिटी में रहने आए थे। वह अपने नए मोहल्ले को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंटरव्यू के लिए कोई अच्छी दूसरी जगह कहाँ मिल सकती है। तीसरी बात, डेविड जानते थे कि इस इंटरव्यू का स्केड्यूल बदलना नामुमकिन होगा, क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे जाने माने लोग हमेशा बिजी रहते हैं। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका था। ऐसा लग रहा था कि ये साफ है कि क्या होने वाला है। डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन डेविड का क्रिएटिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा, न जाने कैसे, लेकिन वह अचानक से बेहतर महसूस करने लगे। उन्होंने हर उस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया जो उनके सामने आ रही थी। आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो गए थे। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा रिपीटिंग प्रोसीजर है जो आपको अपने क्रिएटिव काम में मदद करता है। यह आपको जानने में मदद करता है कि अपनी मेंटल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। क्रिएटिव सिस्टम को एक चैसिस की तरह सोचिए जो आपके क्रिएटिव साइकिल और क्रिएटिव स्टेजेस को सहारा देता है। यह पूरे प्रोसेस की देखरेख करता है। क्रिएटिव सिस्टम को कम से कम एक क्रिएटिव दोस्त की जरूरत होती है। यह वह सबसे छोटी चीज है जो आप अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं। आपका मिनिमम क्रिएटिव डोज है अपनी बुक का एक पैराग्राफ लिखना। यह छोटी सी डोज आपको आगे बढ़ने का मोमेंटम देती है। क्रिएटिव काम के लिए ओपन लूप्स भी अच्छी चीज है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं और देख पाते हैं कि खाना खत्म हो रहा है, तो आप सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना लेने के लिए एक मेंटल नोट बना लेते हैं। यह एक ओपन लूप है। यह इसलिए है क्योंकि कैट फूड खरीदना है। यह विचार आपके दिमाग में लगातार चलता रहता है, भले ही आप दूसरा कोई काम कर रहे हों। ओपन लूप्स आपके मन में जगह घेर कर रखते हैं। यह मेंटल स्पेस तभी खाली होती है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि पेट फूड खरीद लेते हैं। एक नेगेटिव चीज जैसा लगता है ना, लेकिन ओपन लूप्स आपकी क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए उस उदाहरण पर वापस चलें जहां आप एक लेखक हैं और आपने एक पैराग्राफ लिखा था। उस समय एक ओपन लूप बनता है जिसे आप अगले दिन या आने वाले दिनों में फिर देख सकते हैं। इस तरह इवन अगर आप पूरा दिन राइटिंग में नहीं लगा पाते तो भी आप गिल्टी महसूस नहीं करते। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्रिएटिव सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे ओपन लूप्स रख सकते हैं। एक लूप आपकी स्टोरी के प्लॉट से जुड़ा हो सकता है, तो दूसरा कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड से। क्रिएटिव सिस्टम आपको बहाने बनाने से भी रोकता है। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए कुछ ही मिनट चाहिए होते हैं। और अब जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, अभी तक आपने जो भी चैप्टर पढ़े और सुने हैं उनकी लर्निंग को हम यहाँ रिकैप करेंगे। सबसे पहले आपने सीखा कि माइंड मैनेजमेंट क्या होता है। इसका मतलब है अपने काम को करने के लिए सही मेंटल स्टेट बनाना। यह खुद से पूछना, मैं कौन सा काम करने के मूड में हूँ, और फिर यह जानना कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो उस मूड में फिट हो सके। दूसरा, आपने सीखा कि अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढकर आप माइंड मैनेजमेंट हासिल कर सकते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करने से आप ऐसा कर पाएंगे। दोनों तरीकों से आप यूर्का मोमेंट बना सकते हैं जो आपके क्रिएटिव काम में एक अचानक सफलता की तरह होता है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को पहचानना होगा। ज्यादातर लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त के दौरान डिस्ट्रक्शन कम होता है। तीसरा, अपने क्रिएटिविटी के 4 स्टेज के बारे में जानना। आपको कुछ कमाल बनाने के लिए इन सभी स्टेज से गुजरना होगा। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। चौथा, अपने क्रिएटिव काम के साथ मेंटल स्टेटस के बारे में जानना। यह स्टेट्स आपको क्रिएटिविटी के 4 स्टेज को पूरा करने में मदद करते हैं। ये 7 मेंटल स्टेट्स हैं: प्रायोरिटी, एक्सप्लोरर, डेजर्ट, जनरेट, पॉलिश, एडमिनिस्ट्रेटेड और रिचार्ज। पांचवा, अपने क्रिएटिव साइकिल के बारे में जानना। यह क्रिएटिव काम करने और आराम करने के लिए टाइम निकालने का रिपीटिंग साइकिल है। क्रिएटिव साइकिल डिसाइड करता है कि कौन सा टाइम आपके लिए काम करता है, भले ही वह 2 हफ्ते, महीना या कोई सीजन क्यों ना हो। छठा, अपने क्रिएटिव सिस्टम के बारे में जानना। यह क्रिएटिविटी के 4 स्टेज और क्रिएटिव साइकिल की देखरेख करता है। यह एक ऐसा रिपीट साइकिल है जो आपको ढूंढने में मदद करता है। पूरी दुनिया में भागती हुई जिंदगी की आंधी को
जो सभी को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगा रही है। लेकिन चीजों को धीरे धीरे करने का अलग ही मजा है। तो उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे कि कहावत है, बड़ी चीज उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए इंतजार करते हैं। और इस बात को हमारे वेदों में भी कहा गया है, धैर्यता में ही विजय है। डिस्ट्रक्शन के दौर में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने और खुद को फोकस रखने के लिए ये जितने भी टूल्स और लर्निंग्स आपको मिले हैं वे आपके लिए इनवैल्यूएबल साबित होंगे। आई होप आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जय हिंद।